तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग भारत की विदेश नीति के बारे में पढ़ेंगे। फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो भारत की विदेश नीति को हम लोग 1947 से और अभी तक वर्तमान में देखेंगे। और इसके साथ ही साथ भारत की जो विदेश नीति है उस पर बहुत सारे फैक्टरों का प्रभाव पड़ता है। जैसे भारत का जो इतिहास रहा है, भारत की जो संस्कृति रही है, ये भी कहीं ना कहीं हमारी विदेश नीति को प्रभावित करती है। भारत की संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम की। हम पूरे विश्व को ही अपना परिवार मानते हैं, तो वो कहीं ना कहीं भारत की विदेश नीति में झलकेगी। फिर भारत के जो शुरुआती कदम रहे हैं नैम, तो नैम भले ही आज उसकी प्रासंगिकता एक प्रकार से एज अ मूवमेंट या एज अ ऑर्गेनाइजेशन उतनी ज़्यादा नहीं रह गई है, लेकिन भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं आज भी भारत नैम के साथ चल रहा है। और कहीं ना कहीं उसके जो एक प्रकार से दृश्य हैं हमें भारत की विदेश नीति में दिखाई देते हैं। तो चलिए इसको ज़्यादा देर न करते हुए इसको समझते हैं। तो मार्च 1947 में जवाहरलाल नेहरू ने एशियाई सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हम एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय माहौल में जी रहे हैं जहां बड़ी शक्तियों के बीच सैनिक गुटबाजी एवं शक्ति प्रतिद्वंद्विता का माहौल है। ऐसी स्थिति में हमें शीत युद्ध की राजनीति से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अपनी आज़ादी बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि हम स्वतंत्र नीति का पालन करें। कुल मिला के यहाँ पर इनके भाषण में हमें नैम जैसे ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रकार से अस्तित्व दिख रहा है। माइकल ब्रेसर के शब्दों में, भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी उपलब्धि एशिया में राजनीतिक जागरण उत्पन्न करने में नेतृत्व प्रदान करने की रही। भारतीय विदेश मंत्री दिनेश सिंह, ये 1967 से 70 के बीच में भारत के विदेश मंत्री रहे। तो भारतीय विदेश नीति काम चलाऊ व उपस्थित परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया भर है। विदेश नीति का संबंध किसी देश की उन नीतियों से होता है जिसका अनुसरण कर एक देश अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति तथा अभिवृद्धि के लिए दूसरे देशों में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से काम करता है या संस्थाओं के साथ काम करता है। अब किसी भी देश की विदेश नीति को उस देश का भूगोल, अवस्थिति, इतिहास, संस्कृति, राजनीति, संरचना प्रभावित करती। तो एक कथन है अटल बिहारी वाजपेयी का कि हम अपने एक प्रकार से दोस्त डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन हम अपने पड़ोसी डिसाइड नहीं कर सकते हैं। अब पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, तो अब है उसके, हम उसको अब कुछ कर नहीं सकते उसका, पर हम अपने दोस्त या दुश्मन डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन पड़ोसी डिसाइड नहीं कर सकते। भारतीय विदेश नीति का आधार भूदर्शन क्या है? ये बेसिकली भूगोल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, जो पड़ोस की बात कही थी अटल बिहारी वाजपेयी ने। आधारभूत दर्शन क्या है? तो भारत विश्व शांति, लोकतांत्रिक मूल्यों, धर्मनिरपेक्षता, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, वसुधैव कुटुंबकम के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देता है। भारत साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, नस्लवाद, रंग भेद व हस्तक्षेप जैसी प्रवृत्तियों का विरोध करता है। फिर भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं? तो अनुच्छेद 51 में भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 51 में विदेश नीति के निर्धारक तत्व वर्णित है। पहला, राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा में वृद्धि करेगा। दूसरा, राज्यों के बीच न्याय एवं सम्मानपूर्ण संबंध रखेगा। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं संधियों के प्रति आदर भाव रखेगा और अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को मध्यस्थता से सुलझाएगा। देश मंत्रालय, इसके हेड कौन होते हैं? विदेश मंत्री। प्रधानमंत्री कार्यालय का हेड कौन होता है? या पीएमओ का, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का, तो मोदी जी हैं। और अजीत जो डोभाल हैं, ये भारत के एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। अंतर्राष्ट्रीय संधियों एवं समझौतों का अनुमोदन संसद द्वारा किया जाता है। फिर भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व में सहायक कारक कौन कौन से हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारतीय नेताओं के अनुभव, दो विश्व युद्धों के परिणाम स्वरूप उभरे राजनैतिक, आर्थिक व वैचारिक अंतर विरोधों के प्रिज्मी प्रकाश में दुनिया को देखने का हुनर, यह निष्कर्ष कि राजनीतिक अंतर विरोधों और आर्थिक विषमताओं को दुनिया के अलग अलग खंडों में सीमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें संबद्धता और समानता है। भारत में स्वतंत्रता के लिए लड़ी गई लड़ाई शेष दुनिया के समकालीन आंदोलन से भिन्न है। इसका कारण यह वैचारिक थी कि जटिल विश्व की विविधताओं से निपटने का कोई एक समान फार्मूला नहीं। यह मानता कि एक साथ तार्किक प्रक्रिया, तर्क वितर्क और विरोध की बजाय सहयोग देने के लिए वचनबद्धता के माध्यम से ही अंतर्राष्ट्रीय मेल जोल, शांति व स्थिरता लाई जा सकती है। भारतीय नेतृत्व की यह सोच कि हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रति शांति, स्थिरता और कल्याण की भावना रखते हैं तथा योगदान देना चाहते हैं, अतः हमारी विदेश नीति में समूचे विश्व के जनसाधारण की आकांक्षाओं को उपयुक्त स्थान देना होगा। भारतीय विदेश नीति के अन्य निर्धारक तत्व तो भूगोल है। भारत के जो हिमालयाज हैं, भारत का जो समुद्र तट है, वो भी भारत की भूगोल को एक प्रकार से भारत की विदेश नीति को निर्धारित करता है। फिर इतिहास एवं परंपराएं हैं, आर्थिक तत्व भी निर्धारित करते हैं। विचारधाराएं तो शांति, अहिंसा, गांधीवाद और लोकतांत्रिक समाजवाद की जो हमारी
चार धाराएं हैं वो भी हमारी विदेश नीति को निर्धारित करती हैं। फिर नेता का नेतृत्व, तो फॉर एग्जाम्पल नेहरू जी थे, इंदिरा जी थी, वाजपेयी और मोदी का जो व्यक्तित्व है वो भी कहीं ना कहीं विदेश नीति को प्रभावित करता है। मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में जब सरकार थी तो उसका छवि भारत में जो विश्व में छवि थी जो अच्छी नहीं थी, लेकिन मोदी के नेतृत्व में जो एक प्रकार से छवि है भारत की विश्व में, एक अलग छवि निकल कर आती है, एक उभरता हुआ भारत, एक सशक्त भारत, एक समृद्ध भारत, ऐसा उन्होंने छवि बनाई है भारत की। तो ये नेता के नेतृत्व में भी निर्भर करता है। राष्ट्रीय हित और अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवस्था है वो भी कहीं ना कहीं विदेश नीति को निर्धारित करती है। तो कुछ कारक तत्व तो ऐसे हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता, जैसे हमारी भौगोलिक स्थिति को हम बदल नहीं सकते हैं, इतिहास, संस्कृति, सभ्यता, राष्ट्रीय मनोविज्ञान, राजनीतिक और आर्थिक विचारधाराएं महत्वपूर्ण आगत हैं जो विदेश नीति के संचालन व दिशा निर्देश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत की विदेश नीति राष्ट्रीय हित, सामाजिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भौगोलिक परिस्थितियों एवं मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों द्वारा निर्धारित हुई है। भारत की विदेश नीति राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन और तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय वास्तविकता एवं भू राजनीतिक आवश्यकताओं से बहुत प्रभावित हुई है। 1920 से 1947 के गांधी युग ने राष्ट्रीय सोच, राष्ट्र निर्माण के राष्ट्र राज्य के निर्माण एवं बाह्य देशों के साथ संबंधों के स्वरूप एवं शैली को निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाई। मार्च 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एशियाई सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हम एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय माहौल में जी रहे हैं जहां बड़ी शक्तियों के बीच सैनिक गुटबाजी एवं सख्त प्रतिद्वंद्विता का माहौल है। ऐसी स्थिति में हमें शीत युद्ध की राजनीति से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अपनी आज़ादी बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि हम स्वतंत्र नीति का पालन करें। अगस्त 1947 में देश के स्वतंत्र होने के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने असंलग्नता की नीति का प्रतिपादन किया कि हम किसी से संलग्न नहीं होंगे, एक प्रकार से हम नॉन अलाइंड रहेंगे। नेहरू ने कहा, हमारी भौगोलिक परिस्थितियां, भारत का भौगोलिक स्थान हमें एक बड़ी शक्ति के रूप में विश्व राजनीति में अहम भूमिका निभाने के लिए बाध्य करता है। नेहरू ने विदेश नीति के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हम उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद व रंग भेद की नीति का सदैव विरोध करेंगे। हम संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों में पूर्ण आस्था एवं विश्वास व्यक्त करते हैं। इसके साथ विश्व निशस्त्रीकरण के लिए सदैव हर स्तर पर प्रयास करेंगे। विचारधारा, तो भारत की विदेश नीति के निर्धारण में विचारधारा का सदैव महत्व रहा है। यह विचारधारा लोकतंत्र, समाजवाद एवं वामपंथी दृष्टिकोण पर आधारित थी। नेहरू ब्रिटिश समाजवादी विचारकों एवं बुद्धिजीवियों से अत्यधिक प्रभावित थे, इसलिए फेबियन समाजवाद से प्रभावित थे। पूंजीवाद की विचारधारा के प्रबल आलोचक और विरोधी थे तथा पूंजीवाद को शोषण का यंत्र मानते थे। उस समय देश की परिस्थितियां ऐसी थी कि उन्होंने आर्थिक विकास का समाजवादी तरीका अपनाया। उन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद का नारा दिया और उसे व्यवहारिक रूप देने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की। पंचवर्षीय योजनाओं में मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी को भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बनाया। सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति, तो भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति ने भी भारत की विदेश नीति को बहुत सीमा तक प्रभावित किया है। भारतीय संस्कृति में समाहित सहिष्णुता, आत्मसात की शक्ति, विश्व बंधुत्व की भावना हमारी विदेश नीति को प्रमुख रूप से प्रभावित करती आ रही है। भारत ने कभी भी किसी राष्ट्र के प्रति आक्रामकता की नीति नहीं अपनाई है। फिर नेहरू ने इंडोनेशिया के स्वतंत्रता आंदोलन को पूर्ण समर्थन दिया। एशियाई सम्मेलन मार्च 1947 में नेहरू ने एशिया में स्वतंत्रता आंदोलन को भारत के समर्थन के संकल्प को दोहराया। नेहरू ने 1927 में ब्रुसेल्स में हुए उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं यानी ऑप्रेस्ड नेशनलिटीज के सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में जारी एक संयुक्त घोषणा पर भारत और चीन के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए, जिनमें दोनों देशों के बीच अरबा चीन संबंधों को पुनर्जीवित करने पर बल दिया गया तथा स्वतंत्रता संघर्षों को समन्वित करने की आवश्यकता पर सहमति जताई गई। चरण, तो आदर्शवादी गुटनिरपेक्षता ये 1947 से 62 तक रही। यथार्थवादी नीति ये 1962 से 71 के बीच में रही। भारतीय क्षेत्रीयता का दावा 1971 से 91। एक ध्रुवीय विश्व में भारत की सामरिक स्वायत्तता एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन यूनिपोलर वर्ल्ड 1992 से अब तक चली आ रही है। 1950 से 90 तक भारत द्वारा अपनाई गई विदेश नीति के मुख्य सार तत्वों को निम्नलिखित रूप से बताया जा सकता है। पहला, शक्ति राजनीति का अभाव, सैनिक गुटबंदियों से दूरी। तो भारत ने डेलिबरेटली एक प्रकार से अपने आप को सैनिक गुटों से सेंटो, सिएटो, वार्सा पैक्ट और ये जो बने थे नाटो जैसे गुटों से अपने आप को दूर रखा। फिर पंचशील सिद्धांतों का अनुसरण किया। विश्व शांति एवं सुरक्षा के लिए कार्य करना, युद्धों का उन्मूलन, परस्पर विरोधी गुटों में तनावों को कम करना,
परस्पर शांतिपूर्ण एवं मैत्रीपूर्ण संबंधों पर जोर दिया, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, जातिवाद व रंग भेद का विरोध किया, संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों व चार्टर में आस्था और विकासशील देशों की एकता पर बल दिया गया। भारत की विदेश नीति की चुनौतियां, इंडिया फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस क्या क्या हैं? तो विदेश नीति के विशेषज्ञों का 20वीं सदी के अंत में यह आग्रह रहा कि विदेश संबंधों का भविष्य इस पर निर्भर करता है कि देश तथा उसके नेता अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में 5 नई अनिवार्यताओं का किस प्रकार से सामना करेंगे। पहली है परमाणु युद्ध अविचारणीय है। दूसरी है वैमनस्य या आमूल अंतर्विरोधों के बावजूद संदेह दूर किए जाएं तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्वास तथा सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाए। इसमें परस्पर बातचीत और हर संभव स्तर पर सहयोग की भावना बनाए रखना भी शामिल है। तीसरी, यथार्थ की राजनीति में समायोजन की अपेक्षा के बावजूद राज्यों को नैतिक मूल्यों में पर्याप्त विश्वास होना चाहिए। उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि उनके जीवित रहने और समृद्धि प्राप्त करने के लिए युद्ध या सैन्य संघर्ष की कोई आवश्यकता नहीं है। चौथी, अवरोध या भय से अस्थायी शांति तथा स्थिरता आ सकती है। अवरोध या भय से अस्थायी शांति एवं स्थिरता आ सकती है, परंतु मूलभूत दृष्टि से यह व्यवस्था आपत्तिजनक है। पांचवी, अंतर्राष्ट्रीय मनोवृत्ति विकास करने के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता होनी चाहिए, जिसमें निष्पक्ष एवं न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था तैयार करने के लिए सभी देशों की विदेश नीतियों को अनुप्रमाणित होना चाहिए। वाटर लिपमैन, विदेश नीति राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं और राष्ट्रीय शक्ति और क्षमताओं के बीच एक व्यवहारिक संतुलन स्थापित करने की कला। भारतीय विदेश नीति के समक्ष चुनौतियों संक्षेप में कौन कौन सी हैं? पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में सुधार करना एक चुनौती है। महाशक्तियों के साथ संबंधों में सुधार करना ये भी एक चुनौती है। वैश्विक समस्याओं जैसे कि पर्यावरण संकट, ओजोन संकट, बाघ सुरक्षा, परमाणु संकट, शरणार्थियों की समस्या, जनसंख्या विस्फोट आदि की समस्या। फिर बहुपक्षीय वैश्विक मंचों जैसे WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, सुरक्षा परिषद आदि का लोकतांत्रिकरण। आंतरिक चुनौतियों जैसे आतंकवाद, भ्रष्टाचार, नक्सलवाद, अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी आदि का सामना। अब भारतीय विदेश नीति के विभिन्न चरणों को देखते हैं। तो शीतकालीन समय में चरण था 1947 से 64, नेहरू युग कहलाता है। फिर 1964 से 91, ये उत्तर नेहरू युग है। ये एक प्रकार से यथार्थवादी युग था, रियलिस्टिक युग था, और ये एक प्रकार से आइडियलिस्ट समय था। फिर शीत उद्योतरकालीन यानी पोस्ट कोल्ड वार एरा में क्या रही भारत की देश नीति के चरण? तो 1991 से 2000 ये भूमंडलीकरण का दशक था, LPG का टाइम था, ये बेसिकली ये प्रथम दशक था। और 2000 से अब तक ये भूमंडलीकृत विश्व, एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में भारत की क्या विदेश नीति रही है उसके बारे में इस काल में चर्चाएं की जाती हैं। नेहरू युग तो ये 1947 से 64 के बीच में रहा। भारतीय विदेश नीति का ये आदर्शवादी चरण यानी आइडियलिस्ट एक प्रकार से फेज कहा जा सकता है भारतीय विदेश नीति का। इस दौर की प्रमुख विशेषता है गुटनिरपेक्ष आंदोलन, पंचशील, सशस्त्रीकरण एवं साम्राज्यवाद। उपनिवेशवाद और रंग भेद के विरोध द्वारा भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि की गई। फिर गुटनिरपेक्षता, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ये महत्वपूर्ण एक प्रकार से नेहरू का विजन था। इस शब्द का प्रथम प्रयोग जॉर्ज लिस्का द्वारा किया गया था। पंचशील 1954 में आता है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण प्रिंसिपल थे, राष्ट्रीय एकता में अखंडता को मान्यता, अनाक्रमण, फिर अहस्तक्षेप, समानता एवं पारस्परिक लाभ पर आधारित संबंध, फिर शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बातें की गई। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की पृष्ठभूमि बांडुंग सम्मेलन 1955 में तैयार हो गई थी। इंडोनेशिया में हुए इस सम्मेलन में एशिया में अफ्रीका के 29 देश आए थे। 1961 में बेलग्रेड सम्मेलन हुआ यूगोस्लाविया में। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की गई यहाँ पर। वननायम के इस प्रथम सम्मेलन में 25 देश आए थे। 25 देश। स्थापना में मुख्य भूमिका पांचों की पहल शक्ति का परिणाम था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन या गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना जो हुई थी, ये 5 देशों में बेसिकली, या 5 लीडर महत्वपूर्ण थे। भारत से पंडित नेहरू, मिस्र के नासिर, यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो, इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के वाना नक्रुमा। नायम का जो समन्वय ब्यूरो है ये न्यूयॉर्क में है। वर्तमान महासचिव इसके इल्हाम अलीएव हैं। ये अजरबैजान के राष्ट्रपति हैं। सदस्य देश इसके 120 हैं। यूनाइटेड नेशन के बाद ये दूसरा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। तो शिखर सम्मेलन लगभग 3 वर्ष में एक बार होता है। पहला इसका 1961 में हुआ था। दूसरा काहिरा मिस्र में हुआ था 1964 में। तीसरा लुसाका जाम्बिया में हुआ था 1970 में। नायम का 7वां शिखर सम्मेलन 1983 में नई दिल्ली में हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। इस सम्मेलन में 101 देश आए थे।
नैम की सदस्यता की शर्तें क्या हैं? तो आपकी स्वायत्त एवं स्वतंत्र विदेश नीति होनी चाहिए। उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद का विरोध करें। सदस्य राष्ट्र की भूमि पर विदेशी सैन्य अड्डे न हों। सैन्य गठबंधनों से दूरी हो आपकी, यानी आप नाटो, वारसा, सीटो जैसे सैन्य संगठनों के आप हिस्सा न हो। महाशक्तियों के साथ द्विपक्षीय सैन्य संधि न हो। नैम सम्मेलन तो ये 16वां तेहरान ईरान में 2012 में हुआ। 17वां मार्गरीटा वेनेजुएला में 2016 में हुआ। 18वां 2019 में बाकू अजरबैजान में हुआ। असली कूटनिरपेक्षता या शुद्ध कूटनिरपेक्षता ये 1977 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार, विदेश मंत्री तब कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी के समय आई थी। उत्तर नेहरू युग, तो इस समय भारतीय विदेश नीति यथार्थवाद की ओर उन्मुख थी। अब यहाँ से रियलिज्म की पॉलिसी अपनाई गई और 1971 में रसिया के साथ या सोवियत संघ के साथ एक प्रकार से शांति एवं सहयोग की ट्रीटी की गई। सोवियत संघ से 1971 में पाकिस्तान के साथ शिमला समझौता हुआ। जुलाई 1972 तथा परमाणु परीक्षण का दौर या परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ। इस दौर की महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी। 1985 में सार्क की स्थापना भी की गई। भूमंडलीकरण का प्रथम दशक, सोवियत संघ के पतन और शीत युद्ध की समाप्ति के कारण भारतीय विदेश नीति में यथार्थपरकता आई। कूटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता यहाँ थोड़ा सा कम होती है। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, विदेश मंत्री मनमोहन सिंह नेतृत्व में 1991 में एलपीजी को लाया गया। जब आर्थिक तथ्य महत्वपूर्ण हो गए, इस समय आर्थिक तत्व महत्वपूर्ण हो गए, सामाजिक रुझान की बजाय पूंजीवादी प्रवृत्तियां ज्यादा प्रबल हो गई थी। लोकेस्ट पॉलिसी 1992 में आती है। इसके तहत भारत ने दक्षिण पूर्व के आसियान देशों के साथ संबंध मजबूत किए। गुजरात डॉक्ट्रिन 1996 में आता है। पड़ोसी देशों को तरजीह देना स्टार्ट किया भारत ने, और 1998 में परमाणु विस्फोट इस युग की प्रमुख घटनाएं थी। फिर भूमंडलीकृत विश्व 2001 से अब तक भारत इस दौरान कई क्षेत्रीय आर्थिक सहयोगों एवं संगठनों का सदस्य बना। इस दौर में आर्थिक सुधारों, उदारीकरण एवं विदेशी पूंजीकरण को तरजीह दी गई। अब 2014 के बाद विदेश नीति मोदी युग में इसमें सक्रियता या अनाक्रामकता का संतुलन देखा जा सकता है। तो नेवर फर्स्ट की पॉलिसी है मोदी जी की। इस नीति के तहत सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों एवं शासनाध्यक्षों को मोदी ने 2014 के प्रथम शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया। 2019 के दूसरे शपथ ग्रहण समारोह में बिम्स्टेक के राष्ट्राध्यक्ष एवं शासनाध्यक्षों को बुलाया गया। सार्क सैटेलाइट जी-सैट का प्रक्षेपण किया गया। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, तो अब ईस्ट लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत के बाद अब जो 1992 में आई थी, अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी आती है। तो लुक ईस्ट से ज़्यादा सक्रिय एवं सामरिक महत्व वाली यह नीति, इस नीति का संबंध मुख्यतः आसियान से है, जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देश हैं: म्यांमार, इंडोनेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, ब्रुनेई और फिलीपींस। आसियान 1967 में बना। इसका मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। भारत 1992 में आसियान का आंशिक वार्ता सहयोगी एवं 1996 में पूर्ण वार्ता सहयोगी बन गया। 2017 में आसियान को बने 50 साल हो गए हैं। वहीं भारत एवं आसियान के संबंध के 25 साल पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जनवरी 2018 के गणतंत्र दिवस समारोह में सभी आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्षों या शासनाध्यक्षों को मुख्य आसियान देशों का अतिथि बनाया तथा 3C कनेक्टिविटी, कॉपरेशन एंड कनेक्टेड की अवधारणा दी। आक्रामक सुरक्षा एवं कूटनीति, तो पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक, म्यांमार में नागा उग्रवादियों के कैंप को ध्वस्त करना, आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को अलग थलग करना, सर्जिकल स्ट्राइक, डोकलाम विवाद पर सेना की अग्रमुखी भूमिका, ये सब इस चरण की विशेषताएं हैं। 1914 के बाद की विशेषताएं हैं। ऊर्जा सुरक्षा, तो जापान एवं ऑस्ट्रेलिया के साथ परमाणु समझौता किया गया। COP 21 ये पेरिस में हुआ 2015 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का निर्माण किया गया। 122 देशों के इस संगठन का मुख्यालय गुरुग्राम में है, हरियाणा में। नेक्स्ट है सांस्कृतिक एवं आर्थिक कूटनीति। तो ये 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस घोषित करवाया भारत ने ही। मेक इन इंडिया के तहत पूंजी निवेश की बात की गई। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का प्रयोग किया गया भारत के द्वारा। भारतीय डायस्पोरा का उपयोग भी भारत करता है। जहाँ मोदी जी जाते हैं वहाँ पर भारतीय जो डायस्पोरा है, भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं, उनसे बात करना नहीं भूलते हैं। भारत जो मोदी के नेतृत्व में मात्र संतुलनकारी शक्ति के बजाय एक अग्रणी शक्ति के रूप में उभर रहा है। विभिन्न संगठन एवं भारत में सदस्यता, तो भारत G77 का भी सदस्य है। इसकी स्थापना 1964 में होती है। G15 का भी सदस्य है। इसकी स्थापना 1989 में होती है। इसमें सदस्य संख्या 17 हो चुकी है। अब इसकी स्थापना नैम के 9वें जो बेलग्रेड सम्मेलन हुआ था वहाँ पर हुई थी। G20 की स्थापना 1999 में होती है। उत्तर दक्षिण संयोग का उदाहरण है। विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था वाले 20 राष्ट्र इसके सदस्य हैं। G7 का एक प्रकार से ये
रिप्लेसमेंट टाइप का है। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में होती है। ब्रिक्स का कौन कौन से देश हैं इसमें? ब्राजील है, रूस है, भारत है, चीन है और दक्षिण अफ्रीका है। ब्रिक्स का आइडिया शास्त्री जिम ओनिल ने दिया था। दक्षिण अफ्रीका 2010 में सदस्य बनता है। ब्रिक्स का प्रथम शिखर सम्मेलन 2009 में यकातेरिनबर्ग रूस में होता है। चौथा शिखर सम्मेलन 2012 में नई दिल्ली में होता है। 8वां शिखर सम्मेलन 2016 में गोवा में होता है और 13वां 2021 में नई दिल्ली में होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक स्थापना 2015 में। इसका पहले नाम ब्रिक्स था। इसका मुख्यालय शंघाई में है और ब्रिक्स देशों का यह बड़ा बैंक या IMF को चुनौती देगा। तो ब्रिक्स देशों का जो ये बैंक है ये वर्ल्ड बैंक और IMF को चुनौती देने के लिए बनाया गया एक प्रकार से। इप्सा की स्थापना 2003 में की गई थी। इसमें कौन कौन से देश हैं? तो I से इंडिया, B से ब्राजील, S से दक्षिण अफ्रीका, A से दक्षिण अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका है। संघाई सहयोग संगठन, इसकी स्थापना 1996 में होती है। मुख्यालय इसका बीजिंग में है। इसमें सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो चीन और रूस के साथ साथ इसमें 6 अन्य देश थे। तो 4 मध्य एशिया के देश थे, तो टोटल 6 देश थे इसमें। 2016 में उफा रूस में हुए शिखर सम्मेलन में भारत एवं पाकिस्तान को सदस्य बनाने का निर्णय लिया गया। तो अब 9 सदस्य हो गए हैं। ईरान जुलाई 2013 में सदस्य बन चुका है। तो भारत और पाक ने प्रथम बार अस्थाना कजाकिस्तान में जून 2017 में शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था। फिर शिखर सम्मेलन जो 2021 में हुआ दुशांबे तजाकिस्तान में, तो ये हाइब्रिड फॉर्मेट में हुआ था और 2023 में भारत में हुआ है। सार्क सम्मेलन की स्थापना 1985 में ढाका में होती है, बांग्लादेश में। फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। मुख्यालय इसका काठमांडू नेपाल में है। इसमें सदस्य देश कितने हैं? 8। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान 2008 में इसका सदस्य बनता है। मेकांग गंगा कॉर्पोरेशन स्थापना इसकी 2000 में होती है। कुल देश इसमें 6 हैं: भारत, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और थाईलैंड। भारत, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और थाईलैंड। संयोग के क्षेत्र 4 हैं: पर्यटन, परिवहन एवं शिक्षा तथा संस्कृति। बिम्स्टेक, इसका फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना 1997 में होती है। सचिवालय इसका ढाका में है। इसमें 7 सदस्य हैं: भारत है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, म्यांमार है और थाईलैंड है। अब JN दीक्षित पूर्व विदेश सचिव थे। ये JN दीक्षित पूर्व विदेश सचिव थे। भारत सरकार के पूर्व विदेश सचिव थे JN दीक्षित। अपनी पुस्तक भारतीय विदेश नीति को 9 चरणों में बांटा है। पहला चरण था अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के क्षेत्र में भारत का अभ्युदय 1946 से 1955। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में भारत का आगमन 20वीं सदी की अद्भुत घटना थी। औपनिवेशिक देशों में भारत का पहला ऐसा देश है जो संप्रभुता संपन्न राष्ट्र के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में शामिल हुआ। JN दीक्षित आदर्शवादी मोह भ्रम तथा नैतिक आधार पर निःशस्त्रीकरण के विश्वास पर ही भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कदम बढ़ाया। JN दीक्षित आगे बोलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिक्रिया नेहरू के नैतिक विजन तथा उनकी इस धारणा पर आधारित थी कि भारत के प्रमुख तथा दीर्घकालिक हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में समन्वयकारी कैथोलिक दृष्टिकोण से बचाए जा सकते हैं। JN दीक्षित के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिक्रिया नेहरू के नैतिक विजन और उनकी इस धारणा का पर आधारित थी कि भारत के प्रमुख एवं दीर्घकालिक हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में समन्वयकारी कैथोलिक दृष्टिकोण से बचाए जा सकते हैं। भ्रांतियों का अंत नए युग का प्रारंभ होता है 1956 से 1964 के बीच में। तो 1955 से 64 के दौरान प्राप्त अनुभवों के आधार पर तैयार की गई भारत की विदेश नीति में नैतिक एवं साम्यवादी विश्व व्यवस्था से संबंधित आदर्शवादी दृष्टिकोण शक्ति पर आधारित राजनीति से दूर रहकर अन्य देशों के साथ निष्पक्ष आधारों पर टिकी है। भारत की विदेश नीति का प्रमुख चरण 1964 से 77। तो 1964 से 77 का काल श्री लाल बहादुर शास्त्री एवं श्रीमती इंदिरा गांधी का काल रहा, जिसमें भारत कई उतार चढ़ावों से गुजरा। उन्होंने 2 लड़ाइयां जीतकर अपनी सैन्य क्षमता को सिद्ध किया, लेकिन कूटनीति की मेज पर वह उन उद्देश्यों में सफल नहीं हो सका जो एक विजित राष्ट्र के न सही पर एक शक्तिशाली राष्ट्र की अपनी क्षमता एवं अखंडता से जुड़े होते हैं। तो भारत कहा जाता है कि 1971 में जो युद्ध हुआ था उसको तो जीत गया, लेकिन 1972 में जो शिमला समझौता हुआ था वहां पर वो हार गया।
क्यों? क्योंकि भारत ने एक ये लास्ट मौका था जब भारत पाकिस्तान को मजबूर कर सकता था कश्मीर वैकेट करने के लिए, और भारत ने वो मौका भी गवा दिया। अब तो कश्मीर पर कहीं से कहीं तक बात की ही नहीं जा सकती है, लेकिन ठीक है, जो हो गया तो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। तो आंतरिक अनिश्चितता आंतरिक अनिश्चितता एवं प्रतिक्रिया मूलक कूटनीति का काल 1977 से 84 के बीच में। यह काल मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह व इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व का काल था। चलते हुए विश्व के साथ तालमेल 1985 से 1991। तो 1990 के दशक की शुरुआत तक पहुंचते पहुंचते दुनिया तीव्र बदलावों के साथ साथ संक्रमण से युग से गुजर रही थी। अब नए लक्ष्य, नई महत्वाकांक्षाएं और नव चुनौतियां देखने को मिल रही थी। यह वह काल था जब शीत युद्ध अपने अंतिम समय में था, सोवियत संघ का पतन हो गया, अमेरिका एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरा और विश्व राजनीति में विभिन्न स्वतंत्र राष्ट्रों के अस्तित्व का दौर शुरू हुआ। 1989 से 1991 तक न केवल भारत बल्कि पूरा विश्व वैचारिक, सामरिक, आर्थिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। ऐसी स्थिति में भारत के समक्ष उसकी विदेश नीति के संदर्भ में सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि नए विचारधारार्थ विषयों को तय करें, क्योंकि अब तक जो विषय विदेश नीति के केंद्र में थे दिसंबर 1991 तक पहुंचते पहुंचते हुए असंगत हो गए थे। तो अब भारत को एक प्रकार से नैम की जो नीति थी वो छोड़नी थी। अब भारत एक प्रकार से सोवियत संघ पर ज़्यादा निर्भर भी नहीं रह सकता था, तो भारत को एक नए पार्टनर की ज़रूरत थी जो यूएसए के रूप में भारत को देखना था। यहाँ से भारत एलपीजी का मॉडल भी अपनाता है, तो बहुत सारे परिवर्तन यहाँ से भारत की विदेश नीति में आते हैं। 21वीं सदी की दहलीज पर 1990 से 97। तो 1990 के दशक में भारत कई अंतर्विरोधों और संक्रमणों से गुजरा जो भारत की विदेश नीति पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डाल रहे थे। सबसे पहला तो यह था कि आर्थिक आधुनिकीकरण और उदारीकरण के साथ भारत आर्थिक नीतियों संबंधी अंतर्विरोधों और संकटों को दूर करना था भारत को। दूसरा यह था कि वितरण योग्य न्याय की गारंटी देना, लेकिन उदारीकरण और वितरण योग्य न्याय के मौजूद अंतर्विरोधों का सामना खोजना इतना आसान नहीं था। विदेश और आर्थिक नीतियों को आकार देने वाली नीतियों को आकार देने के नेतृत्व के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती यही थी। फिर 1991 से 97 तक की अवधि के दौरान भारत की राष्ट्रीय मनोवृत्ति में आधारभूत संरचना और सैद्धांतिक पतन का प्रादुर्भाव हुआ। नए विश्व की ओर 1998 से 2004 तक। तो यह मुख्य रूप से अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व वाला काल था जो 1999 से शुरू हुआ। जे.एन. दीक्षित, श्री वाजपेयी का शासनकाल जमहूरियत और इंसानियत के बीच संतुलन, अखंडता एवं आक्रामकता के बीच संतुलन तथा कूटनिरपेक्षता के साथ साथ सक्रियता की कूटनीति के बीच संतुलन का काल था। नई लीग 2005 से 14 तक के बीच में आई। तो इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। जे.एन. दीक्षित ने कहा कि 21वीं सदी जिस हद तक टैक्टिक्स डिप्लोमेसी पर निर्भर है उसी के बराबर महत्व इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का भी है। तो जिस प्रकार से एक सामरिक कूटनीति की आवश्यकता है, हमें टेक्टिकल या रणनीतिक जिस प्रकार से हमें कूटनीति की जरूरत है, उसी प्रकार हमें इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की भी जरूरत है। डॉक्टर मनमोहन सिंह दूसरे फ्रंट पर बेहतर परिणाम दे सकते थे। क्यों? क्योंकि उनका अनुभव भी था। 1991 एलपीजी लागू किया गया तो मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे नरसिम्हा राव सरकार में। इस दूसरे ट्रैक पर भारतीय विदेश नीति को ले जाने के लिए उन्हें नीति को रिसेट करने की जरूरत थी ताकि नई राह बनाई जा सके और भारतीय विदेश नीति को परंपरागत ट्रैक से निकालकर टैक्टिक्स, इकोनॉमी और डिप्लोमेसी के गोल्डन ट्रायंगल पर फिसलाया जा सके। डॉक्टर मनमोहन सिंह की विदेश नीति सबसे अहम उपलब्धि अमेरिका के साथ सिविल न्यूक्लियर डील रही। यही उनके लिए नई राह थी। मास्टर स्ट्रोक की विदेश नीति 2014 के बाद तो जे.एन. दीक्षित ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति के काल को मास्टर स्ट्रोक की विदेश नीति कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अकस्मात पाकिस्तान यात्रा 2015 को भारतीय नीतिकारों ने मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा, जबकि कुछ ने इसे हेड ऑन डिप्लोमेसी का नाम दिया। जॉर्ज हर्बर्ट, यदि हम तलवार थामे रखना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि दूसरों को तलवार म्यान में डालने के लिए बाध्य कर दें। यदि हम तलवार थामे रखना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि दूसरों को तलवार म्यान में डालने के लिए बाध्य कर दें। यह परमाणु हथियारों के संबंध में कहा गया था बेसिकली। अब अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के क्षेत्र में भारत का अभ्युदय 1946 से 1955।
तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में भारत का आगमन 20वीं सदी की अद्भुत घटना थी। औपनिवेशिक देशों में भारत पहला ऐसा देश था जो संप्रभुता संपन्न राष्ट्र के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में शामिल हुआ। 1946 से 55 तक भारतीय विदेश नीति के आधार तत्व क्या क्या थे? शीत युद्ध का सामना करने के लिए गुटनिरपेक्ष रवैया अपनाना। दूसरा, पाकिस्तान तथा भारत की कुछ रियासतों का सामना करने के लिए भारत की भौगोलिक अखंडता को सुदृढ़ बनाने के लिए निर्णायक रणनीति सैन्य रवैया अपनाना। भारत ने 562 रियासतों में से 536 में एक प्रकार से एकीकरण किया। 562 से जो कुल रियासतें थी उसमें से 536 में भारत ने एकीकरण किया। संयुक्त राज्य एवं सोवियत संघ के साथ एक समान संबंध रखने के प्रयास भारत नेम के माध्यम से कर रहा था। न काहू से दोस्ती न काहू से बैर की नीति थी भारत की। चीन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित किए जाने की भारत पक्षधर था और भारत ने किया भी, हालांकि 1962 में भारत के भ्रम टूट गया। सामान्य उद्देश्यों पर नए स्वतंत्र देशों को एकता के सूत्र में बांधने की पहल करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हम विश्व की ताकतों या बाहरी दबाव से प्रभावित हुए बिना यथासंभव रूप से घरेलू, विदेश व रक्षा संबंधी नीतियों पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। प्रधानमंत्री नेहरू के काल की विदेश नीति आदर्शवादी थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिक्रिया नेहरू के नैतिक विजन तथा उनकी इस धारणा पर आधारित थी कि भारत के प्रमुख तथा दीर्घकालिक हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में समन्वयवादी कैथोलिक दृष्टिकोण से ही बचाए जा सकते हैं। 1954 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के नियंत्रण आयोग में लाओस, कंबोडिया, वियतनाम के संबंध में मध्यस्थता की भूमिका निभाई। जिनेवा समझौता 1954 के अंतर्गत हिंदी चीनी राज्यों की समस्या के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय आयोग के अंतर्गत भारत की अंतर्राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष बनाया गया तथा भारत ने शांति एवं स्थायित्व की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पंडित नेहरू ने सोवियत संघ के क्रुश्चेव और बुल्गानिन को आमंत्रित किया और सन 1955 में ये नेता भारत आए। कोलंबो कॉन्फ्रेंस हुई श्रीलंका में 1954 में। तो ये दक्षिण एशियाई शासनाध्यक्षों की बैठक में पहली बार गुटनिरपेक्षता आंदोलन की रूपरेखा सामने आई। इसके बाद बांडुंग में सन 1955 में एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस में इस पर चर्चा की गई। मार्च 1947 में भारत ने एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। यह विदेश नीति के संबंध में उठाया गया पहला महत्वपूर्ण कदम था। विजयलक्ष्मी पंडित पहली नेता थीं जिन्होंने संस्थापक सदस्य के रूप में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने के तुरंत बाद इसके अधिवेशन में रंग भेद एवं जाति भेद पर आपत्ति उठाई थी। तो नेक्स्ट है भ्रांतियों का अंत, एक नए युग का आरंभ 1956 से 64। तो भारत एवं उसकी संभाव्यताओं के लिए नकारात्मक रवैया अपनाने के बावजूद विंस्टन चर्चिल ने विश्व में भारत के बढ़ते मान सम्मान को स्वीकार किया। चर्चिल ने कहा, मुझे आशा है कि नेहरू भी द लाइट ऑफ एशिया युक्ति पर विचार करते होंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि जो काम कोई नहीं कर सकता वह कार्य आप कर सकते हैं। साम्यवाद की बजाय आदर्श रूप में व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा के साथ पूरे एशिया में भारत को अग्रणी भूमिका निभाने में समर्थ बनाएंगे। मार्च 1947 में आयोजित एशियन रिलेशनशिप कॉन्फ्रेंस 1954 में मार्च 1957 में एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस होती है। 1954 में कोलंबो में दक्षिण एशियाई शासनाध्यक्षों की बैठक के बाद इन प्रयासों से अफ्रीकी एशियाई यानी एफ्रो एशियाई को समृद्ध बनाने का सूत्रपात हुआ तथा सन 1955 में बांडुंग में हुए एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस ने इन प्रयासों को मजबूती दी। नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल के अंतिम चरण में भारत की विदेश नीति की कमियां सामने आने लगी थी, जिनके कारण अक्टूबर-नवंबर 1962 में भारत की सेनाएं चीन से हार गई। चीन ने 1955 से 56 में भारत के जम्मू कश्मीर में लद्दाख के एक भाग अक्साई चीन में सड़क बनाने का कार्य प्रारंभ किया। 1956 में सुएज संकट के दौरान गमाल अब्दुल नासिर मिस्र को समर्थन दिया और हंगरी में सोवियत संघ के हस्तक्षेप के समय चुप रहा भारत। फिर एक प्रकार से दिसंबर 1961 में गोवा, दमन एवं दीव को शामिल करने के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध सैन्य कार्यवाही की गई। पुर्तगाल के दुराग्रह और गोवा में स्थानीय पुर्तगाली बलों ने सीमा के पार गोलीबारी की, इसमें अनेक भारतीय भी मारे गए। इससे भारत को सैन्य कार्यवाही के लिए बाध्य होना पड़ा। राष्ट्रपति कैनेडी यूएसए के और राजदूत के.जे. गैलब्रेथ ने नेहरू पर दबाव डालने का प्रयास किया कि गोवा में सैन्य कार्यवाही न करें। लॉर्ड माउंटबेटन भी इसी चेष्टा में शामिल थे। 17 दिसंबर 1961 की रात्रि को
भारत सेना गोवा की ओर बढ़ी और मात्र 26 घंटों में पूरी कार्रवाई समाप्त हो गई। सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना 1961 में बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रारंभ था। जवाहरलाल नेहरू गुटनिरपेक्ष आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। वो यह महसूस करते थे कि देशों का एक नया समूह गठित करके हम एक अन्य ब्लॉक स्थापित करने जा रहे हैं, जिससे शीत युद्ध में पहले से विद्यमान विरोधी गुटों के साथ स्पर्धा बढ़ जाएगी। नेहरू जी ने गुटनिरपेक्ष होने और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का एक हिस्सा बनने के बीच अंतर स्पष्ट किया। बीके कृष्ण मेनन ने भारत के आरंभिक वर्षों तथा बाद में विदेश नीति के प्रतिपादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेहरू जी मंत्रिमंडल में मेनन रक्षा मंत्री थे। उन्हीं के काल में चीन भारत युद्ध छिड़ा, जब भारत को पराजय का मुंह देखना पड़ा। मेनन पर यह आरोप लगाया जाता है कि उनकी विचारधारा साम्यवादी थी तथा उन्होंने नेहरू जी को चीन और सोवियत संघ के इरादों की गलत जानकारी दी। भारतीय सेना का राजनीतिकरण किया गया, पदोन्नति में भी पक्षपात किया गया और अधूरे ढंग से सुसज्जित भारतीय सेना को चीन की लड़ाई में भेजा गया, जिसमें बीएम काल जैसे अयोग्य एवं अनुभवहीन जनरल थे। ऐसा माना जाता था कि बीएम कॉल कृष्ण मेनन के प्रिय जनरल थे। इन आलोचनाओं में सत्यता थी, परंतु भारत की पराजय के लिए हर तरह से उन्हें गलत ठहराना भी उचित नहीं है। भारत के अन्य ताकतवर व्यक्ति भी इस हार के लिए उत्तरदायी हैं। उदाहरण के लिए भारत के चीन में भेजे गए राजदूत पार्थ सारथी भी चीन के इरादे नहीं भांप सके। सन 1962 की भारत चीन की लड़ाई में भारत की पराजय का भारतीय विचारधारा तथा विदेश नीति पर गहरा प्रभाव पड़ा। अब भारत की विदेश नीति विश्व की रियल पॉलिटिक्स की धारणा की ओर मुड़ गई। श्रीलंका, संयुक्त अरब गणराज्य, अब मिस्र तथा घाना ने अपने वरिष्ठ राजनेताओं का शिष्टमंडल बनाया, जिसमें 3 सदस्य थे। फेलिक्स भंडार नाइके श्रीलंका के, अब्दुल हकीम उमेर मिस्र के और अफोरी अता घाना के। इस शिष्टमंडल का कार्य भारत और चीन के बीच सुलह कराना था। श्रीलंका के कहने पर यह शिष्टमंडल गठित किया गया था, इसलिए इसके प्रस्तावों को कोलंबो प्रस्ताव कहा जाता है। सोवियत संघ तथा चीन के साथ भारत के निकट संबंध और मॉस्को और बीजिंग में नेहरू जी की यात्रा, भारत द्वारा सुएज नहर पर एंग्लो फ्रेंच इजरायली आक्रमण की आलोचना और हंगरी पर सोवियत आक्रमण के समय चुप्पी साधने से संयुक्त राज्य अमेरिका को विश्वास हो गया कि भारत का गुटनिरपेक्ष दावा एक चाल है, जबकि वस्तुतः भारत समाजवादी ब्लॉक का ही भाग बनता जा रहा। यहाँ तक कि भारत कम्युनिस्ट देश नहीं है, फिर भी यह इस विचारधारा से प्रभावित अवश्य है। यदि भारत लाल नहीं है तो गुलाबी तो अवश्य है ना। तो अगर भारत लाल नहीं है, कम्युनिस्ट देश नहीं है, तो कम से कम समाजवादी तो है ही। ये बात यूएसए यहाँ तक समझ जाता है और फिर यूएसए ने भारत को एक प्रकार से दरकिनार ही कर दिया कि जाओ, अब तुम जहाँ जाना है जाओ, हम तो अब पाकिस्तान के साथ आगे बढ़ेंगे। भारत की विदेश नीति का प्रमुख चरण 1964 से 77। तो 1964 में नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने। जे.एन. दीक्षित के अनुसार नेहरू जी ना ही नेहरूवाद की इस धारणा से सहमत थे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नैतिक और निष्पक्ष आधारों पर टिकी हुई है, और न ही विश्व को एंग्लो सैक्सन विचारधारा या यूरोपीय अनुभव से देखते थे, जबकि नेहरू में विश्व संबंधी दृष्टिकोण का यह एक अभिन्न अंग था। शास्त्री जी पहले मंत्री थे जिन्होंने कामराज योजना लागू करने पर मंत्री पद से हट जाने की बात कही थी। शास्त्री जी के काल में भारत पाक युद्ध हुआ 1965 में। युद्ध के बाद तत्कालीन उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में भारत पाकिस्तान की बैठक हुई। इसमें सोवियत संघ ने मध्यस्थता की। सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कोसिगिन ने स्वयं इस त्रिपक्षीय बैठक की अध्यक्षता की थी। उज्बेकिस्तान में दोनों देशों के मध्य 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ। उसी रात उज्बेकिस्तान में ही लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई। अब ये साजिश थी कि नेचुरल था, ये आज तक पता नहीं चला। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने कुल मिलाकर 55 वर्ष तक, अर्थात 66 से 77 तक, उसके बाद 80 से 84 तक भारत की विदेश नीति की बागडोर संभाली। जवाहरलाल नेहरू के विपरीत उन्होंने विदेश मंत्रालय की सीधे जिम्मेदारी नहीं संभाली। वस्तुतः उन्होंने एम.सी. छागला, वाई.बी. चौहान, सरदार स्वर्ण सिंह एवं दिनेश सिंह जैसे वरिष्ठ सदस्यों को यह जिम्मेदारी सौंपी। इन लोगों ने भारत की विदेश नीति को तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसका केंद्र बिंदु आदर्शवाद की बजाय राजनीतिक यथार्थवाद पर आधारित भारतीय हित थे। छठे दशक के प्रारंभ में यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में इंदिरा गांधी को प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया, या जहां उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रत्यक्ष अनुभव मिला। डॉक्टर एस राधाकृष्णन के स्थान पर श्रीमती इंदिरा गांधी आई थी। चीन ने सन 1964 में पहला परमाणु विस्फोट किया, तब अमेरिका ने भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को सुझाव दिया था कि भारत को चीन के मुकाबले परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका इस संबंध में भारत का समर्थन देगा।
भाभा ने यह प्रस्ताव नेहरू के सामने प्रस्तुत किया, परंतु नेहरू जी ने परमाणु अस्त्रों और जनसंहार के सभी अस्त्रों का कड़ा विरोध करने के कारण इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया। अचानक 1966 में विमान दुर्घटना में डॉक्टर भाभा की मृत्यु हो गई। तो ये देखिए, आप कहते हैं कि गांधी जी सॉरी नेहरू जी आइडियलिस्ट नहीं थे, तो ये आइडियलिस्ट ही थे यार। मतलब क्या क्या कह सकते हो आप। ये अगर कोई रियलिस्ट व्यक्ति होता तो झट से यहाँ पर स्वीकार कर लेता। हाँ, अगर विजन इनका थोड़ा और ज़्यादा ब्रॉड होता या एक प्रकार से दीर्घकालीन विजन रखते, तो उनको नेहरू जी को पता होना चाहिए कि ये सब नैतिकता, आदर्शवाद, ये सब खोखली चीज़ें होती हैं और भारत के जो इंटरेस्ट हैं उनसे बड़ी चीज़ें ये नहीं होती हैं। तो भारत के इंटरेस्ट को एक प्रकार से अगर आपको सिक्योर करना है तो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल परमाणु शक्ति के लिए भारत गया ही। पहले ही चले जाते, आप अमेरिका का साथ ही ले लेते और चले जाते थोड़ा सा, ठीक है। ऐसे ही भारत को कहा जाता है कि 1954 में यूनाइटेड नेशन की सीट ऑफर की गई थी, लेकिन चाइना के पक्ष में भारत ने नहीं लिया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बैकडोर डिप्लोमेसी थी, बातें आउट हैं, लेकिन फिर भी भारत ने उन चीज़ों को एक प्रकार से नैतिकता के दम पे या एक प्रकार से आदर्शवाद के ही कहें, भारत ने छोड़ दी चीज़ें। तो आज उसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ रहा है। अब 1972 में अगर भारत, मतलब वो लास्ट चांस था जहाँ से भारत कश्मीर को वापस ले सकता था या कश्मीर पर एक स्थायी सोल्यूशन भारत ले सकता था, लेकिन फिर भी 71 का आप युद्ध जीते, इतनी मेहनत की, क्यों किया भाई, मत करते। इतना भी बड़ा युद्ध जीता आपने, 90,000 सैनिक आपके पास हैं और आप समझौता क्या करते हैं कि हम दोनों देश बैठकर मामले को सुलझाएंगे। ये तो पहले ही आप कर रहे थे। यूनाइटेड नेशन तो एक छलावा था, वो कहाँ आपकी बातें या मान रहा था या कि आप उसकी बातें मान रहे थे, तो छलावा था। आप कर तो वही रहे थे, वो समझौता करके आ गए, तो क्या मतलब उस समझौते का। तो ऐसा कहा जाता है कि भारत 1971 युद्ध जीत गया, लेकिन 1972 जो शिमला समझौता हुआ वहां पर हार गए। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बड़ा आने। श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश सचिव की सलाह न मानते हुए सन 1968 में जब परमाणु अप्रसार संधि को अंतिम रूप दिया जा रहा था, उस समय इसका बहिष्कार करने का फैसला किया। उस समय भारत, फ्रांस, ब्राजील, अर्जेंटीना, इजराइल और चीन जैसे राष्ट्रों के सानिध्य में था, जिन्होंने इस संधि पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। एनपीटी पर हस्ताक्षर न करने के भारत के निर्णय पर राष्ट्रीय सर्वसम्मति भी मिली हुई थी, अर्थात भारत का जनमत इस निर्णय के साथ था। इस निर्णय के दो महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए। वाशिंगटन ने भारत सरकार को यह चेतावनी दी कि जब विद्यमान समझौते की अवधि समाप्त हो जाएगी तब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तारापुर परमाणु बिजली संयंत्र के लिए परमाणु ईंधन देना बंद कर देगा। हालांकि इस समझौते के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका अभी तक परमाणु ईंधन देने के लिए बाध्य था। कनाडा की सरकार ने सन 1969 के अंत में तथा सन 1970 के प्रारंभ में राजस्थान बिजली परियोजना के लिए सहायता देना बंद कर दिया। कनाडा सरकार ने यह बहाना बनाया कि उन्हें भारत के बारे में ऐसी रिपोर्टें मिली हैं कि भारत कलपक्कम परमाणु बिजली परियोजना से प्लूटोनियम निकाल रहा है। ऐसी घड़ी में फ्रांस भारत की सहायता के लिए आगे बढ़ा। उसने संयुक्त राज्य अमेरिका को तारापुर परमाणु बिजली संयंत्र चालू करने के लिए परमाणु ईंधन की आपूर्ति के संबंध में बाध्य किया। सन 1967 के दौरान गुटनिरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन में भारत का प्रमुख वर्चस्व रहा। भारत अंकटाड और G77 का संस्थापक सदस्य बना। फिर 26 मार्च 1971 को पाकिस्तान की सेना अपने ही नागरिकों पर लगातार जुल्म ढाती रही। जुलाई में 6 मिलियन शरणार्थी भारत पहुंचे। सितंबर 1971 तक यह संख्या लगभग 9.5 मिलियन हो गई थी। पाकिस्तानी सेना में बंगाली सैनिकों और अवामी लीग के युवा वर्ग ने पाकिस्तानी सेना के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष छेड़ दिया। उन्हें गुरिल्ला मुक्ति सेना गठित की। गुरिल्ला मुक्ति सेना या इसे मुक्ति वाहिनी भी कहा जाता है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने मुक्ति वाहिनी का साथ देने का निर्णय लिया तथा इसके अलावा देश से निष्कासित बांग्लादेश सरकार को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने का भी फैसला लिया। इस सरकार के राष्ट्रपति नजरुल इस्लाम और प्रधानमंत्री ताजुद्दीन अहमद थे। इस दौरान श्रीमती इंदिरा गांधी स्वयं सोवियत संघ, फ्रांस, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका गईं और इन ताकतों को समझाया कि याहिया खान की सरकार के प्रति समुचित रवैया अपनाएं, लेकिन पश्चिमी देशों ने श्रीमती इंदिरा गांधी के सुझाव के प्रति सकारात्मक जवाब नहीं दिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पूर्वी पाकिस्तान संकट से संबंधित प्रस्ताव पेश किया गया। सितंबर-अक्टूबर 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने मुक्ति संग्राम और भारत के विरुद्ध बहुमत में वोट दिया। पश्चिमी देशों की आम प्रत्याशा यही थी कि मतदान से भारत हतोत्साहित हो जाएगा तथा बांग्लादेशियों को समर्थन देना बंद कर देगा, परंतु पश्चिम के इस असहयोगी रवैये से इंदिरा गांधी की इस मुक्ति संग्राम को समर्थन देने की संकल्प शक्ति और दृढ़ हो गई।
श्रीमती इंदिरा गांधी ने मार्च 1972 में ढाका की यात्रा की और शेख मुजीबुर रहमान के साथ शांति, मित्रता और सहयोग की सहमति पर हस्ताक्षर किए, संधि पर हस्ताक्षर किए। श्रीमती इंदिरा गांधी नेहरू की इस धारणा से सहमत नहीं थी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नैतिक एवं तार्किक अथवा मुक्त युक्त आधार पर बनाए रखा जा सकता है। उनका विश्वास था कि विदेश नीति स्पष्टता विशुद्ध रूप से देश के राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधी हितों से संबंधित होनी चाहिए। मई 1974 में राजस्थान के पोखरण क्षेत्र में भारत का पहला परमाणु परीक्षण कर राजनीतिक दृष्टि से यह संदेश दिया था कि पक्षपातपूर्ण परमाणु अप्रसार संधि के संबंध में भारत की आपत्तियां मात्र सैद्धांतिक ही नहीं बल्कि वास्तविक, यानी भारतीय नीतियों ने इसे वास्तविक स्थान दिया। अब एक प्रकार से नेक्स्ट चरण देखते हैं 1977 से 84 के बीच का। इसे आंतरिक अनिश्चितता एवं प्रतिक्रिया मूलक कूटनीति का काल कहा जाता है। भारत की विदेश नीति के संबंध में मोरारजी के नेहरू या श्रीमती इंदिरा गांधी सैद्धांतिक व्यवहारिक मतभेद थे। ये केंद्र में दक्षिणपंथी रूढ़िवादी नेता थे जिनका उन पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के प्रति रुझान था। इन्हें साम्यवादी गुट के साथ भारत के अत्यधिक प्रगाढ़ संबंधों पर आपत्ति थी। 1977 में केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। मोरारजी सन 1948 से भारत पाक के बीच लड़ी कई किसी भी लड़ाई में किसी भी स्तर पर शामिल नहीं थे। उन्होंने सन 1975 में सिक्किम पर भारत के सीधे नियंत्रण की भी आलोचना की थी। इसके अलावा पाकिस्तान के विभाजन का भी विरोध किया था। मोरारजी देसाई ने विदेश मंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी को चुना। मोरारजी देसाई की जनता सरकार बहुत समय तक सत्ता में नहीं रही, मार्च 1977 से अगस्त 1979 तक। फिर भी विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत की विदेश नीति में 3 महत्वपूर्ण योगदान दिए। पहला, वाजपेयी के काल में भारत ने इजराइल के साथ संबंध स्थापित करने की महत्ता को समझा। इसकी प्रक्रिया सन 1969 से आरंभ हुई। जनवरी 1992 में आगे बढ़ी जब भारत ने इजराइल के साथ पूरी तरह से कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। चीन के साथ संबंधों में सुधार लाने की प्रक्रिया आरंभ हो गई। सन 1979 में वाजपेयी ने चीन की यात्रा की। सन 1962 से ही भारत चीन संबंधों में चले आ रहे विवादों को छोड़ने का सुझाव देते हुए संबंधों में सुधार लाने का प्रयास किया गया। फिर नेक्स्ट है कि अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश मंत्री के रूप में भारत पाक संबंधों में विद्यमान तनावों में कमी लाने में सफलता मिली। उन्होंने पाकिस्तान की यात्रा की, जियाउल हक और पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के साथ तालमेल स्थापित किया। मोरारजी के बाद प्रधानमंत्री चरण सिंह की सरकार के काल में इससे भी कम अवधि के दौरान 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। पहला, भारत ने पाकिस्तान को सितंबर 1979 में हवाना शिखर सम्मेलन में गुट निरपेक्ष आंदोलन में भाग लेने की अनुमति दे दी। फिर दूसरा कि चरण सिंह ने दिसंबर 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत संघ की घुसपैठ का प्रत्यक्ष रूप से विरोध किया। चरण सिंह ने विशेष रूप से सोवियत दूत यूली बोरोतसाव को बताया कि भारत सरकार अफगानिस्तान में सोवियत सेना के हस्तक्षेप का समर्थन नहीं कर सकती। उन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि किसी भी देश में सैन्य घुसपैठ, विशेष रूप से गुट निरपेक्ष राष्ट्र में, और वह भी भारत के पड़ोसी देश में, भारत को स्वीकार नहीं है और ऐसी कार्रवाई को उचित नहीं ठहराया जा सकता, भले ही कोई परिस्थिति क्यों न हो। 1980 में इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बनी। प्रधानमंत्री के रूप में गांधी के शासनकाल के दूसरे चरण में भारतीय विदेश नीति में प्रमुख मुद्दे निम्न थे। अफगान समस्या से निपटना। दूसरा, उच्च स्तर पर पंजाब और जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान द्वारा भड़काए गए विद्रोह का सामना करना। इंदिरा गांधी ने श्री नरसिम्हा राव को अपना प्रधान विदेश नीति सलाहकार बनाया, जो भारत के विदेश मंत्री बने तथा बाद में प्रधानमंत्री भी बने। 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने के 2 सिख अंगरक्षकों ने उनकी हत्या कर दी। इस वारदात का भारत की आंतरिक स्थिरता और भारतीय राज्य की संरचना के संवैधानिक एवं राजनीतिक सिद्धांतों पर गहरा प्रभाव पड़ा। बदलते हुए विश्व के साथ तालमेल 1985 से 91। तो 31 अक्टूबर 1984 को श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। यद्यपि शासन चलाने और विदेश नीति का इन्हें कोई प्रत्यक्ष अनुभव नहीं था। 1980 से 84 तक 4 वर्ष अपनी मां के दिशा निर्देशन में इन्हें राजनीति का अनुभव प्राप्त हुआ। आरंभ में इन्होंने सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के महासचिव के रूप में कार्य किया और बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी के राजनीतिक सलाहकार तथा विदेश एवं रक्षा नीति संबंधी मामलों के सलाहकार थे। राजीव गांधी ने दिसंबर 1985 में 10 के गठन के संबंध में आयोजित बैठक में भाग लिया। 7 सितंबर 1985 को 10 के उद्घाटन भाषण देते हुए राजीव गांधी ने टिप्पणी दी कि आज हम सहयोग के विचार से इस संस्थान के गठन की ओर बढ़ रहे हैं। सौहार्दता, परस्पर मिलजुल कर रहने तथा एकता के प्रयोजन से हम यहाँ एक साथ बैठे हैं।
राजीव गांधी ने महत्वपूर्ण राजनीतिक पहलू पर बल देते हुए कहा कि हमने क्षेत्रीय पहचान से अपने द्विपक्षीय संबंधों को विघटित नहीं होने दिया, बल्कि अपनी विदेश नीति में दक्षिण एशियाई सहयोग अपनाया। हमने मॉडलिटीज तैयार की जहां ऐसे द्विपक्षीय दबावों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया जिससे क्षेत्रीय सहयोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। हमने सर्वसम्मति से व्यवहारिकता और पहल शक्ति स्वतः प्रेरणा के साथ दक्षिण एशिया क्षेत्र में सहयोग की भावना पर बल दिया। राजीव गांधी ने सशक्तिकरण और प्रसार के क्षेत्र में 2 बार पहल की, पहली बार सन 1985-86 में, दूसरी बार सन 1988 में। 1985-86 में सशक्तिकरण पर 6 देशों में कॉन्फ्रेंस हुई, जिसकी संकल्पना 1984 में इंदिरा गांधी तथा स्वीडन के प्रधानमंत्री ओलाफ पाल्मे ने तैयार की थी। भारत और स्वीडन के अलावा मैक्सिको ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कॉन्फ्रेंस का लक्ष्य सीमा के भीतर पूर्ण रूप से परमाणु अस्त्रों को नष्ट करने की दिशा में राष्ट्रीय एवं बहुराष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को प्रेरित करना था। 1988 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा के निरस्त्रीकरण पर आयोजित विशेष अधिवेशन में राजीव गांधी द्वारा प्रस्तावित परमाणु मुक्त अहिंसक विश्व व्यवस्था को कार्य योजना में स्थान दिया गया। इस कार्य योजना में ऐसे बाध्यकारी समझौतों पर बातचीत करने तथा उसे अंतिम रूप देने की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का आह्वान किया गया, जिस पर सभी देशों की समान और पूर्ण रूप से निरस्त्रीकरण के संबंध में सर्वसम्मति हो, किसी को कोई आपत्ति न हो। राजीव गांधी ने रंग जाति भेदभाव के विरुद्ध संघर्षरत दक्षिणी अफ्रीकी लोगों को समान एवं लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के तहत दक्षिण अफ्रीकी निधि 1986 की स्थापना की। इस निधि में से अफ्रीका के उन प्रमुख देशों को सहायता की जाती थी जो अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस द्वारा आरंभ स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल थे। भारत इस न्यास निधि का अध्यक्ष चुना गया। फिर 1989 से 1991 तक भारत नहीं बल्कि पूरा विश्व वैचारिक, सामरिक, आर्थिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। ऐसी स्थिति में भारत के समक्ष उसकी विदेश नीति के संदर्भ में सबसे अधिक चुनौती यह थी कि नए विचारार्थ विषयों को तय करे, क्योंकि अब तक जो विषय विदेश के नीति के केंद्र में थे, दिसंबर 1991 तक पहुंचते पहुंचते असंगत होने वाले थे। नेक्स्ट है सांस्कृतिक एवं आर्थिक कूटनीति। तो ये 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस घोषित करवाया भारत ने ही। मेक इन इंडिया के तहत पूंजी निवेश की बात की गई। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का प्रयोग किया गया भारत के द्वारा। भारतीय डायस्पोरा का उपयोग भी भारत करता है। जहाँ मोदी जी जाते हैं वहाँ पर भारतीय जो डायस्पोरा है, भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं, उनसे बात करना नहीं भूलते हैं। भारत जो मोदी के नेतृत्व में मात्र संतुलन कार्य शक्ति के बजाय एक अग्रणी शक्ति के रूप में उभर रहा है। विभिन्न संगठन एवं भारत में सदस्यता। तो भारत G77 का भी सदस्य है। इसकी स्थापना 1964 में होती है। G15 का भी सदस्य है। इसकी स्थापना 1989 में होती है। इसमें सदस्य संख्या 17 हो चुकी है। अब इसकी स्थापना नैम के 9वें जो बेलग्रेड सम्मेलन हुआ था वहाँ पर हुई थी। G20 की स्थापना 1999 में होती है। उत्तर दक्षिण सहयोग का उदाहरण है। विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था वाले 20 राष्ट्र इसके सदस्य हैं। G7 का एक प्रकार से ये रिप्लेसमेंट टाइप का है। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में होती है। ब्रिक्स का कौन कौन से देश हैं इसमें? ब्राजील है, रूस है, भारत है, चीन है और दक्षिण अफ्रीका है। ब्रिक्स का आइडिया शास्त्री जिम ओनिल ने दिया था। दक्षिण अफ्रीका 2010 में सदस्य बनता है। ब्रिक्स का प्रथम शिखर सम्मेलन 2009 में यekaterinburg रूस में होता है। चौथा शिखर सम्मेलन 2012 में नई दिल्ली में होता है। 8वां शिखर सम्मेलन 2016 में गोवा में होता है और 13वां 2021 में नई दिल्ली में होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक स्थापना 2015 में। इसका पहले नाम ब्रिक्स था। का मुख्यालय संघाई में है और ब्रिक्स देशों का यह बड़ा बैंक या IMF को चुनौती देगा। तो ब्रिक्स देशों का जो ये बैंक है, ये बड़ा बैंक और IMF को चुनौती देने के लिए बनाया गया एक प्रकार से। IPSA की स्थापना 2003 में की गई थी। इसमें कौन कौन से देश हैं? तो I से इंडिया, B से ब्राज़ील, S से दक्षिण अफ्रीका, A से दक्षिण अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका है। संघाई सहयोग संगठन, इसकी स्थापना 1996 में होती है। मुख्यालय इसका बीजिंग में है। इसमें सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो चीन और रूस के साथ साथ इसमें 6 अन्य देश थे। तो 4 मध्य एशिया के देश थे। तो टोटल 6 देश थे इसमें। 2016 में उफा रूस में हुए शिखर सम्मेलन में भारत एवं पाकिस्तान को सदस्य बनाने का निर्णय लिया गया। तो अब 9 सदस्य हो गए हैं। ईरान जुलाई 2013 में इसका सदस्य बन चुका है। तो भारत और पाक ने प्रथम बार अस्थाना कजाकिस्तान में जून 2017 में शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था। फिर शिखर सम्मेलन जो 2021 में हुआ दुशांबे तजाकिस्तान में, तो ये हाइब्रिड फॉर्मेट में हुआ था और 2023 में भारत में हुआ है। सार्क सम्मेलन की स्थापना
1985 में ढाका में होती है, बांग्लादेश में। फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। मुख्यालय इसका काठमांडू, नेपाल में है। इसमें सदस्य देश कितने हैं? 8। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान 2008 में इसका सदस्य बनता है। मेकांग गंगा कॉर्पोरेशन, स्थापना इसकी 2000 में होती है। कुल देश इसमें 6 हैं: भारत, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और थाईलैंड। भारत, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और थाईलैंड। संयोग के क्षेत्र 4 हैं: पर्यटन, परिवहन एवं शिक्षा तथा संस्कृति। बिम्स्टेक, इसका फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना 1997 में होती है। सचिवालय इसका ढाका में है। इसमें 7 सदस्य हैं: भारत है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, म्यांमार है और थाईलैंड है। अब जयंत दीक्षित पूर्व विदेश सचिव थे। ये जयंत दीक्षित पूर्व विदेश सचिव थे। भारत सरकार ने अपनी पुस्तक, भारत सरकार के पूर्व विदेश सचिव थे जयंत दीक्षित, अपनी पुस्तक भारतीय विदेश नीति को 9 चरणों में बांटा है। 9 चरणों में बांटा है। पहला चरण था अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के क्षेत्र में भारत का अभ्युदय 1946 से 1955। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में भारत का आगमन 20वीं सदी की अद्भुत घटना थी। औपनिवेशिक देशों में भारत का पहला ऐसा देश है जो संप्रभुता संपन्न राष्ट्र के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में शामिल हुआ। जयंत दीक्षित, आदर्शवादी मोह भ्रम तथा नैतिक आधार पर निःशस्त्रीकरण के विश्वास पर ही भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कदम बढ़ाया। जयंत दीक्षित आगे बोलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिक्रिया नेहरू के नैतिक विजन तथा उनकी इस धारणा पर आधारित थी कि भारत के प्रमुख तथा दीर्घकालिक हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में समन्वयकारी कैथोलिक दृष्टिकोण से बचाए जा सकते हैं। जयंत दीक्षित के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिक्रिया नेहरू के नैतिक विजन और उनकी इस धारणा का पर आधारित थी कि भारत के प्रमुख एवं दीर्घकालिक हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में समन्वयकारी कैथोलिक दृष्टिकोण से बचाए जा सकते हैं। भ्रांतियों का अंत, नए युग का प्रारंभ होता है 1956 से 1964 के बीच में। तो 1955 से 64 के दौरान प्राप्त अनुभवों के आधार पर तैयार की गई भारत की विदेश नीति में नैतिक एवं समाजवादी यानी साम्यवादी विश्व व्यवस्था से संबंधित आदर्शवादी दृष्टिकोण शक्ति पर आधारित राजनीति से दूर रहकर अन्य देशों के साथ निष्पक्ष आधारों पर टिकी है। भारत की विदेश नीति का प्रमुख चरण 1964 से 77। तो 1964 से 77 का काल श्री लाल बहादुर शास्त्री एवं श्रीमती इंदिरा गांधी का काल रहा, जिसमें भारत कई उतार चढ़ावों से गुजरा। उन्होंने 2 लड़ाइयां जीतकर अपनी सैन्य क्षमता को सिद्ध किया, लेकिन कूटनीति की मेज पर वह उन उद्देश्यों में सफल नहीं हो सका जो एक विजित राष्ट्र के न सही पर एक शक्तिशाली राष्ट्र की अपनी क्षमता एवं अखंडता से जुड़े होते हैं। तो भारत कहा जाता है कि 1971 में जो युद्ध हुआ था उसको तो जीत गया, लेकिन 1972 में जो सिमला समझौता हुआ था वहां पर वो हार गया। क्यों? क्योंकि भारत ने एक लास्ट मौका था जब भारत पाकिस्तान को मजबूर कर सकता था कश्मीर वैकेट करने के लिए, और भारत ने वो मौका भी गवा दिया। अब तो कश्मीर पर कहीं से कहीं तक बात की ही नहीं जा सकती है, लेकिन ठीक है, जो हो गया तो हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो आंतरिक अनिश्चितता एवं प्रतिक्रिया मूलक कूटनीति का काल 1977 से 84 के बीच में। यह काल मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह व इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व का काल था। चलते हुए विश्व के साथ तालमेल 1985 से 1991। तो 1990 के दशक की शुरुआत तक पहुंचते पहुंचते दुनिया तीव्र बदलावों के साथ साथ संक्रमण से युग से गुजर रही थी। अब नए लक्ष्य, नई महत्वाकांक्षाएं और नव चुनौतियां देखने को मिल रही थी। यह काल था जब शीत युद्ध अपने अंतिम समय में था, सोवियत संघ का पतन हो गया, अमेरिका एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरा और विश्व राजनीति में विभिन्न स्वतंत्र राष्ट्रों के अस्तित्व का दौर शुरू हुआ। 1989 से 1991 तक न केवल भारत बल्कि पूरा विश्व वैचारिक, सामरिक, आर्थिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। ऐसी स्थिति में भारत के समक्ष उसकी विदेश नीति के संदर्भ में सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि नए विचारधारार्थ विषयों को तय करें, क्योंकि अब तक जो विषय विदेश नीति के केंद्र में थे दिसंबर 1991 तक पहुंचते पहुंचते हुए असंगत हो गए थे। तो अब भारत को एक प्रकार से नैम की जो नीति थी वो छोड़नी थी। अब भारत एक प्रकार से सोवियत संघ पर ज़्यादा निर्भर भी नहीं रह सकता था, तो भारत को एक नए पार्टनर की ज़रूरत थी जो यूएसए के रूप में भारत को देखना था। यहाँ से भारत
एलपीजी के मॉडल भी अपनाता है। तो बहुत सारे परिवर्तन यहाँ से भारत की विदेश नीति में आते हैं। 21वीं सदी की दहलीज पर 1990 से 97, तो 1990 के दशक में भारत कई अंतर विरोधों और संक्रमणों से गुजरा जो भारत की विदेश नीति पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डाल रहे थे। सबसे पहला तो यह था कि आर्थिक आधुनिकीकरण और उदारीकरण के साथ भारत आर्थिक नीतियों संबंधी अंतर विरोधों और संकटों को दूर करना था भारत को। दूसरा यह था कि वितरण योग्य न्याय की गारंटी देना, लेकिन उदारीकरण और वितरण योग्य न्याय के मौजूद अंतर विरोधों का सामना खोजना इतना आसान नहीं था। विदेश और आर्थिक नीतियों को आकार देने वाली नीतियों को आकार देने के नेतृत्व के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती यही थी। फिर 1991 से 97 तक की अवधि के दौरान भारत की राष्ट्रीय मनोवृत्ति में आधारभूत संरचना और सैद्धांतिक पतन का प्रादुर्भाव हुआ। नए विश्व की ओर 1998 से 2004 तक, तो यह मुख्य रूप से अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व वाला काल था जो 1999 से शुरू हुआ। जे.एन. दीक्षित श्री वाजपेयी का शासनकाल जमहूरियत और इंसानियत के बीच संतुलन, अखंडता एवं आक्रामकता के बीच संतुलन तथा कूटनिरपेक्षता के साथ साथ सक्रियता के कूटनीति के बीच संतुलन का काल था। नई लीग 2005 से 14 तक के बीच में आई। तो इसमें प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। जे.एन. दीक्षित ने कहा कि 21वीं सदी जिस हद तक टैक्टिक्स डिप्लोमेसी पर निर्भर है उसी के बराबर महत्व इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का भी है। तो जिस प्रकार से एक सामरिक कूटनीति की आवश्यकता है, हमें टैक्टिकल या रणनीतिक जिस प्रकार से हमें कूटनीति की जरूरत है, उसी प्रकार हमें इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की भी जरूरत है। डॉक्टर मनमोहन सिंह दूसरे फ्रंट पर बेहतर परिणाम दे सकते थे। क्यों? क्योंकि उनका अनुभव भी था। 1991 एलपीजी लागू किया गया तो मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे नरसिम्हा राव सरकार में। इस दूसरे ट्रैक पर भारतीय विदेश नीति को ले जाने के लिए उन्हें नीति को रिसेट करने की जरूरत थी ताकि नई राह बनाई जा सके और भारतीय विदेश नीति को परंपरागत ट्रैक से निकालकर टैक्टिक्स, इकोनॉमी और डिप्लोमेसी के गोल्डन ट्रायंगल पर फिसलाया जा सके। डॉक्टर मनमोहन सिंह की विदेश नीति सबसे अहम उपलब्धि अमेरिका के साथ सिविल न्यूक्लियर डील रही। यही उनके लिए नई राह थी। मार्शल स्टोक की विदेश नीति 2014 के बाद, तो जे.एन. दीक्षित ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति के काल को मार्शल स्टोक की विदेश नीति कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अकस्मात पाकिस्तान यात्रा 2015 को भारतीय कूटनीतिकारों ने मार्शल स्टोक के रूप में देखा, जबकि कुछ ने इसे हेड ऑन डिप्लोमेसी का नाम दिया। जॉर्ज हर्बर्ट, यदि हम तलवार थामे रखना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि दूसरों को तलवार म्यान में डालने के लिए बाध्य कर दें। यदि हम तलवार थामे रखना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि दूसरों को तलवार म्यान में डालने के लिए बाध्य कर दें। यह परमाणु हथियारों के संबंध में कहा गया था बेसिकली। अब अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के क्षेत्र में भारत का अभ्युदय 1946 से 1955। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में भारत का आगमन 20वीं सदी की अद्भुत घटना थी। औपनिवेशिक देशों में भारत पहला ऐसा देश था जो संप्रभुता संपन्न राष्ट्र के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में शामिल हुआ। 1946 से 55 तक भारतीय विदेश नीति के आधार तत्व क्या थे? शीत युद्ध का सामना करने के लिए कूटनिरपेक्ष रवैया अपनाना। दूसरा, पाकिस्तान तथा भारत की कुछ रियासतों का सामना करने के लिए भारत की भौगोलिक अखंडता को सुदृढ़ बनाने के लिए निर्णायक रणनीति सैन्य रवैया अपनाना। भारत ने 562 रियासतों में से 536 में एक प्रकार से एकीकरण किया। 562 से जो कुल रियासतें थी उसमें से 536 में भारत ने एकीकरण किया। संयुक्त राज्य एवं सोवियत संघ के साथ एक समान संबंध रखने के प्रयास भारत नेम के माध्यम से कर रहा था। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर की नीति थी भारत की। चीन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित किए जाने की भारत पक्षधर था और भारत ने किया भी, हालांकि 1962 में भारत के भ्रम टूट गया। सामान्य उद्देश्यों पर नए स्वतंत्र देशों को एकता के सूत्र में बांधने की पहल करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हम विश्व की ताकतों या बाहरी दबाव से प्रभावित हुए बिना यथासंभव रूप से घरेलू, विदेश व रक्षा संबंधी नीतियों पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। प्रधानमंत्री नेहरू के काल की विदेश नीति आदर्शवादी थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिक्रिया नेहरू के नैतिक विजन तथा उनकी इस धारणा पर आधारित थी कि भारत के प्रमुख तथा दीर्घकालिक हितों
दीर्घकालिक हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में समन्वयवादी कैथोलिक दृष्टिकोण से ही बचाए जा सकते हैं। 1954 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के नियंत्रण आयोग में लाओस, कंबोडिया, वियतनाम के संबंध में मध्यस्थता की भूमिका निभाई। जिनेवा समझौता 1954 के अंतर्गत हिंदी चीनी राज्यों की समस्या के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय आयोग के अंतर्गत भारत की अंतर्राष्ट्रीय आयोगों का अध्यक्ष बनाया गया तथा भारत ने शांति एवं स्थायित्व की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पंडित नेहरू ने सोवियत संघ के क्रुश्चेव और बुल्गारिन को आमंत्रित किया और सन 1955 में ये नेता भारत आए। कोलंबो कॉन्फ्रेंस हुई श्रीलंका में 1954 में। तो ये दक्षिण एशियाई शासनाध्यक्षों की बैठक में पहली बार गुटनिरपेक्षता आंदोलन की रूपरेखा सामने आई। इसके बाद बांडुंग में सन 1955 में एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस में इस पर चर्चा की गई। मार्च 1947 में भारत ने एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। यह विदेश नीति के संबंध में उठाया गया पहला महत्वपूर्ण कदम था। विजयलक्ष्मी पंडित पहली नेता थीं जिन्होंने संस्थापक सदस्य के रूप में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने के तुरंत बाद इसके अधिवेशन में रंग भेद एवं जाति भेद पर आपत्ति उठाई थी।